हेलो स्टूडेंट्स, अभी लास्ट लेक्चर में अपन पढ़कर आए थे व्हीटस्टोन ब्रिज। आज उसके आगे अपन उसके कुछ एप्लीकेशन है उसके ऊपर यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। तो इसमें जो फर्स्ट एप्लीकेशन है उसका नाम है मीटर ब्रिज। तो आज अपन स्टडी करने वाले हैं अबाउट द मीटर ब्रिज। तो मीटर ब्रिज यानी हिंदी में उसको कहते हैं मीटर सेतु। तो क्या चीज़ है, तो जैसे व्हीटस्टोन सेतु हमने पढ़ रखा है, तो व्हीटस्टोन सेतु क्या था? तो व्हीटस्टोन सेतु एक ऐसा परिपथ था जिसकी सहायता से हम किसी अज्ञात प्रतिरोध जो अननोन रेसिस्टर है उसकी हम वैल्यू कैलकुलेट कर सकते थे। तो सेम कंडीशन यहाँ पर है। तो अननोन जो रेसिस्टेंस है उसकी वैल्यू को अपने को कैलकुलेट करना है। उसके लिए जो डिवाइस हम यूज करते हैं, द डिवाइस इज सेड टू बी मीटर ब्रिज। उस उपकरण को कहते हैं मीटर सेतु। क्लियर? मीटर सेतु है क्या चीज़? तो मीटर सेतु एक ऐसा प्रायोगिक उपकरण है, एक ऐसी प्रैक्टिकल डिवाइस है या प्रैक्टिकल एपरेटस है जिसकी हेल्प से हम किसी अननोन जो हमारा रेसिस्टेंस है उसकी वैल्यू को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। प्रिंसिपल क्या है इसका? तो जिस सिद्धांत पर काम करता है, द प्रिंसिपल इज व्हीटस्टोन ब्रिज। तो जो व्हीटस्टोन सेतु है उसी का सिद्धांत है, उसी सिद्धांत पर काम करता है। तो एक बार अपन थोड़ा व्हीटस्टोन के बारे में थोड़ा सा रिवाइज करेंगे। तो व्हीटस्टोन क्या था कि व्हीटस्टोन ने एक ऐसा सर्किट बनाकर दिया था जिसमें हम 4 रेसिस्टर हैं उसको हम इसकी एक पैरेललोग्राम है उसकी 4 जो आर्म्स हैं, 4 भुजाएं उसके रूप में जोड़ देते हैं। एक पैरेललोग्राम लिया यानी समांतर चतुर्भुज ABCD, इसकी 4 भुजाओं में हमने प्रतिरोध जोड़ दिए PQ R और S। इसमें एक जो डायगोनल यानी इसका एक जो विकर्ण है उसके साथ तो हमने जोड़ देते हैं किसी एक इलेक्ट्रिक सेल को विद द हेल्प ऑफ की। जब भी हम सेल लगाएंगे तो सेल के साथ की जरूर रहेगी। और जो दूसरा डायगोनल है उस डायगोनल में हम एक गैल्वेनोमीटर जोड़ते हैं और विद द हेल्प ऑफ अनदर की, जो दूसरी की है उसका नाम हमने दे दिया K2। उसमें कंडीशन दी थी इफ देयर इज नो इलेक्ट्रिक करंट इन गैल्वेनोमीटर, यदि गैल्वेनोमीटर के अंदर कोई भी करंट नहीं है, इफ IG इक्वल टू 0, देयर इज नो करंट इन गैल्वेनोमीटर, यानी गैल्वेनोमीटर में अंदर धारा मापी में कोई भी धारा नहीं है। शर्त ये है, इस कंडीशन बेस्ड है। अगर ये कंडीशन लगा देते देन द रेशियो ऑफ द करस्पॉन्डिंग रेजिस्टेंस इज इक्वल टू सेम। उस स्थिति में संबंधित भुजाओं का जो प्रतिरोध है उनका अनुपात कैसा रहता है? नियत रहता है। तो P के संगत क्या है? Q है या P के संगत R है? तो P अपॉन R इज इक्वल टू Q अपॉन S या P अपॉन Q इक्वल टू R अपॉन S। बात एक ही है। अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो R नीचे आ जाएगा, Q ऊपर आ जाएगा। तो P अपॉन R इक्वल टू Q अपॉन S या R अपॉन P इक्वल टू S अपॉन Q या Q अपॉन P इक्वल टू S अपॉन R या S अपॉन Q इक्वल टू R अपॉन P। इन चारों केस में से हम किसी को भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये कंसेप्ट था व्हीटस्टोन ब्रिज का। अब इसी कंसेप्ट के ऊपर जिस डिवाइस के बारे में अपन काम करने वाले हैं, जो डिवाइस यूज करने वाले हैं, उस डिवाइस के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। द नेम ऑफ द डिवाइस इज मीटर ब्रिज। उस उपकरण का नाम है मीटर सेतु। तो मीटर ब्रिज है क्या, ध्यान से समझेंगे। तो मीटर ब्रिज मतलब क्या है? एक सर्किट है और कुछ नहीं है। एक ऐसा सर्किट है जो व्हीटस्टोन प्रिंसिपल पर काम करता है। अब इसका नाम मीटर ब्रिज या मीटर सेतु क्यों कहा गया, एक बार ध्यान देंगे। तो मीटर सेतु यानी मीटर ब्रिज। तो मीटर ब्रिज इसको नाम क्यों दिया? तो ब्रिज तो इसलिए दिया क्योंकि ये सर्किट है, व्हीटस्टोन ब्रिज पर काम करता है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल पर काम करने के लिए इसका नाम हमने ब्रिज दिया। लेकिन मीटर की जरूरत क्या पड़ी? तो मीटर इसलिए लिया गया क्योंकि इसके अंदर हम जो वायर यूज करते हैं, द लेंथ ऑफ द वायर इज 1 मीटर। उस तार की जो लंबाई है वो कितनी होती है? 1 मीटर होती है। इसलिए इस डिवाइस का जो हमने नाम दिया है उसका नाम दिया है मीटर ब्रिज। इज दैट क्लियर? अब है क्या? तो इसमें हम एक वायर यूज करते हैं। वो वायर हम किस मटेरियल का यूज करते हैं उसकी बात समझ लीजिए। तो हमने पढ़ रखा है इससे पिछले लेक्चर में कि द थर्मल इफेक्ट ऑफ द रेसिस्टिविटी। तो किसी भी सर्किट के अंदर, किसी भी वायर के अंदर जो उसकी रेसिस्टिविटी यानी जो प्रतिरोध है, उस प्रतिरोधकता, रेसिस्टिविटी प्रतिरोधकता, उसके ऊपर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट रहता है। तो थर्मल इफेक्ट में हमने पढ़ा था कि जैसे जैसे हम किसी भी कंडक्टर, जो हमने कंडक्टर मटेरियल लिया है, उसका अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो उसकी रेसिस्टिविटी क्या हो जाती है? रेसिस्टिविटी उसकी इंक्रीज होने लगती है। तो रो इज इक्वल टू रो नॉट 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी, ऐसा हमने पढ़ा था।
लेकिन कंडक्टर जो हमने यूज किया, चाहे वो कोई भी हमारे पास मेटल है, चाहे वो कॉपर है, चाहे वो एल्युमिनियम है, चाहे वो सिल्वर है, चाहे गोल्ड है या आयरन है, हम इनमें से किसी चीज़ का यूज करते हैं, जो मेटल्स हैं हमारे पास, जो कंडक्टर्स हैं, उसकी रेसिस्टिविटी क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टू द टेम्परेचर। तो रेसिस्टिविटी बढ़ती है तो टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो रेसिस्टिविटी इंक्रीज हो जाती है, ऐसी टेम्परेचर डिक्रीज होता है तो रेसिस्टिविटी भी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। दूसरा हमने पढ़ा था इसका इफेक्ट टेम्परेचर का किसी इंसुलेटर के ऊपर या किसी सेमीकंडक्टर के ऊपर। तो इंसुलेटर सेमीकंडक्टर में क्या होता था, ये इनके ऊपर क्या होती है, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, लेकिन कैसी होती है, वो एक्सपोनेंशियल होती है, यानी चरघातांक के रूप से। अगर ताप बढ़ता है तो उसका प्रतिरोधकता चरघातांक के रूप से घटती है। रो इज इक्वल टू रो नॉट ई की पावर माइनस का के टी अपॉन ई जी था, तो माइनस का पावर थी, इसका मतलब है रैपिडली डिक्रीज होती है। तो कैसे होती है, एक्सपोनेंशियली, यानी चरघातांक के रूप से, यानी घातांक के रूप में बढ़ती है। वो 2 गुना बढ़े, यानी ये बढ़ा 2 तो ये 2 गुना बढ़ गई, बढ़ा 3 ये 3 गुना, तो 4 गुना, मतलब उसकी पावर्स। तो पावर्स होती जाती है 2 की पावर, 3 की पावर, 4 की पावर, 5 की पावर। लेकिन अगर हम यहाँ पर किसी अलॉय का यूज करते हैं, जो मिश्रित धातुएं हैं उनका यूज करते हैं, तो यहाँ पर कंडीशन अलग हो जाती है। मिश्रित धातुएं जो भी हैं, अलॉय हैं हमारे पास, उनके ऊपर टेम्परेचर की वजह से उसकी रेसिस्टिविटी पर जो इफेक्ट आता है वो बहुत कम आता है, माइनर आता है। मतलब क्या हुआ, अगर हम किसी कंडक्टर का यूज करते हैं, हमने गोल्ड ले लिया, सिल्वर ले लिया, कॉपर ले लिया, एल्युमिनियम ले लिया, जो हम वायर कंडक्टर में यूज करते हैं, हमने अपने घरों में वायरिंग में यूज करते हैं, अगर हम वो वायर यूज करेंगे तो जैसे जैसे हमने करंट फ्लो किया तो टेम्परेचर बढ़ेगा, और टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसकी रेसिस्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी। तो मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि अभी हमने चेक किया तो किसी भी तार का प्रतिरोध जो है हमको कुछ वैल्यू मिली, लेकिन हम कुछ समय बाद, 10 मिनट बाद, 20 मिनट बाद करंट उसके अंदर फ्लो कर रहे हैं तो टेम्परेचर बढ़ा, तो रेसिस्टिविटी उसकी क्या हो गई, रेसिस्टिविटी उसकी इंक्रीज हो जाती है। तो इंक्रीज हो जाती है तो उसकी वजह से उसकी रो की वैल्यू भी इंक्रीज होने की वजह से आर की वैल्यू, यानी रेसिस्टेंस की वैल्यू भी इंक्रीज हो जाती है। तो अभी तो हमने थोड़ी देर पहले नापा, उसका प्रतिरोध कुछ था, और कुछ देर बाद नापते तो उसका प्रतिरोध बढ़ा हुआ मिला। तो इसका मतलब है जो वेरिएशन आ रहा है रीडिंग के अंदर, तो उस वेरिएशन की वजह से हमको एक परफेक्ट रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो परफेक्ट रिजल्ट कैसे मिलेगा, तो उसके लिए हम ऐसी चीज़ का यूज करते हैं जिसको रेसिस्टिविटी कांस्टेंट रहे। तो हम क्या लेते हैं, अलॉय लेते हैं। जनरली जो अलॉय ली गई यहाँ पर मिश्रित धातुएं जो ली गई जाती हैं किसी भी एपरेटस को बनाने के लिए, वो 2-3 हैं, या तो वो है कॉन्स्टेंटन, सबसे ज़्यादा इसका यूज किया जाता है, या फिर यूज किया जाता है नाइक्रोम, या किया जाता है मैग्नेट का। या मैग्नेट, तो जनरली हम इसका यूज करते हैं तो कॉन्स्टेंटन या मैग्नेट या नाइक्रोम, इन तीनों में से किसी न किसी का यूज करते हैं। तो जो हमारे पास मीटर ब्रिज बने होते हैं, इन 3 धातुओं में से किसी न किसी उसका वायर का यूज किया जाता है। ये तो कंडीशन इसकी हुई कि किस चीज़ का यूज किया जाता है मीटर ब्रिज में। मीटर ब्रिज क्यों कहते हैं उसके बारे में बता दिया कि उसकी जो लंबाई है, तार की लंबाई 1 मीटर होती है। अब इसकी डिज़ाइन क्या है, बनता कैसे है, उपकरण क्या है, तो 1 मीटर लंबा तार है जिसे किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर लकड़ी का या प्लास्टिक का कोई भी इंसुलेटेड चीज़ हम ले सकते हैं, कुचालक, उसका एक प्लेटफॉर्म लेते हैं, उसके ऊपर हम तार को कसते हैं। तार को किस पर कसते हैं, तो पत्तियों के ऊपर कसते हैं जो किसी कंडक्टर की बनी होती है। तो क्या है, एक बार इसकी कंडीशन समझेंगे। तो 2 एल शेप, कैपिटल एल अंग्रेजी का होता है, उस शेप में पत्तियां लगी होती हैं एक प्लेटफॉर्म के ऊपर। दो एल शेप की पत्तियां लगी होती हैं, इन पर कनेक्टिंग बोल्ट लगा दिए जाते हैं, कनेक्टिंग यहाँ पर बोल्ट लगा दिए, पेच लगा दिए, और ये जो 2 पेच हैं इनके बीच में हम 1 मीटर लंबाई का तार जोड़ देते हैं। एक सीधा सा तार होता है, पतला होता है और यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का होता है, यानी उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल एक समान रहता है, ऐसा नहीं कहीं मोटा कहीं पतला, एक यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का रहता है। 1 मीटर लंबा तार हम यूज करते हैं। अब इस तार के सारे एक स्केल और लगा दी जाती है जिस पर साइन बने होते हैं, चिन्ह बने हैं। तो जैसे ये हमने स्केल लगा दिया, लकड़ी का, प्लास्टिक का, किसी का भी हो सकता है। तो ये 0 सेंटीमीटर है, ऐसे इसके ऊपर साइन बने हुए हैं अलग अलग।
ऐसे साइन अलग अलग 10, 20, 30, 40, 50, 60 सेंटीमीटर ऐसे सेंटीमीटर के साइन बनेंगे। लास्ट में जो साइन है वो है 100 सेंटीमीटर का। तो 0 से लेकर 100 सेंटीमीटर जो हमारा पैमाना होता है सामान्य, उस पैमाने का इसमें इसके ऊपर लगा दिया जाता है। 1 मीटर लेंथ का एक स्केल इसके ऊपर लगा दिया। ये जो टर्मिनल्स हैं, फर्स्ट टर्मिनल है लेट दिस इज ए एंड दिस टर्मिनल इज सेट टू बी सी। एक टर्मिनल है ए और दूसरा टर्मिनल क्या है सी। एक इन दोनों के बीच में जो स्पेस है उस स्पेस में एक स्ट्रैप और लगा दी जाती है, एक पत्ती और लगा दी गई इस गैप में। इसमें 3 पेच लगे होते हैं, यानी यहाँ पर 3 स्क्रू अपन ने लगा दिया। ये जो मिड का स्क्रू है बीच वाला है, इसका नाम है बी। ये ए है, ये बी है और ये सी हो गया। है क्या अभी बताया, व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल उसी कंसेप्ट पर काम करने वाला है। एक बार दोबारा समझेंगे इसको। मैं डायग्राम साइड में बना देता हूँ। ए बी सी एंड डी। ए और सी जो डायगोनल है, उस डायगोनल में हम एक इलेक्ट्रिक सेल और एक की लगाते हैं, और जो मिड डायगोनल है उसमें एक गैल्वेनोमीटर लगाते हैं और एक दूसरी की लगाते हैं। अब ध्यान देंगे ए और सी, ये टर्मिनल ए एंड सी हो गए, इसमें हमने एक वायर जोड़ दिया। मिड टर्मिनल बी है, तो ये जो ए और बी के बीच का जो गैप है, इस गैप के बीच में एक रेजिस्टर लगाएंगे। कौन सा लगाते हैं, तो दिस इज पी, दिस इज क्यू, दिस इज आर एंड दिस इज एस। ये पी है, तो पी एक नॉन रेजिस्टर लगाते हैं। इसके लिए हम जो डिवाइस लगाते हैं, द नेम ऑफ द डिवाइस इज रेजिस्टेंस बॉक्स। तो उस डिवाइस का नाम है रेजिस्टेंस बॉक्स, यानी प्रतिरोध बॉक्स। तो प्रतिरोध बॉक्स क्या चीज़ है, तो प्रतिरोध बॉक्स एक ऐसा हमारे पास कनेक्शन है जिसके ऊपर हम जितने अमाउंट का हमको रेजिस्टेंस चाहिए, तो एक हमारे पास यहाँ पर एक ग्रुप मिल गया, ग्रुप ऑफ रेजिस्टर्स, प्रतिरोधों का एक निकाय है हमारे पास। इसमें जितनी मात्रा का हमको प्रतिरोध चाहिए, जो रेजिस्टर चाहिए, वो की हम इससे प्लग आउट कर लेते हैं। अब बात करते हैं बी एंड सी। तो ये बी और सी, इन दोनों टर्मिनल के बीच में एक ऐसा वायर हम जोड़ते हैं जो अननोन, जिसकी रेजिस्टेंस अननोन है, जो हम अपने को कैलकुलेट करनी है। तो दिस इज आर, ये आर, हम वो प्रतिरोध जोड़ देते हैं, वो तार जोड़ देते हैं जिसका प्रतिरोध हमको ज्ञात करना है। ठीक है। अब क्या है, ए और सी के बीच में एक तो क्यू और एस दो रेजिस्टेंस है, और ए और सी के बीच में एक सेल और एक की और लगी हुई है। तो ध्यान देंगे, तो ए और सी जो टर्मिनल है हमारे पास, उन टर्मिनल में एक मिनट, तो ए और सी, ये इनके बीच में हम एक तार जोड़ते हैं, इसमें एक सेल लगा दिया, और एक हमने वन वे की, एक मार्गीय कुंजी ये जोड़ दी है हमने। दिस इज पॉजिटिव टर्मिनल, दिस इज नेगेटिव टर्मिनल, और दिस इज द की। ये प्लस टर्मिनल है, ये माइनस टर्मिनल है। लेट द वोल्टेज ऑफ द सेल इज वी। ईएमएफ मान लो ई, कुछ भी मान सकते हैं। एक सेल अपन ने जोड़ दिया, सेल का पॉजिटिव टर्मिनल जिस एंड से जोड़ोगे वायर के, वो ए कहलाएगा। आप इसको यहाँ से जोड़ दोगे तो ये ए हो जाएगा, और इसको यहाँ से जोड़ दोगे तो ए हो जाएगा। ए का मतलब क्या है, तो ए वो टर्मिनल है जहाँ पर हम सेल के पॉजिटिव टर्मिनल को कनेक्ट करते हैं, और सी वो टर्मिनल है जहाँ पर हम सेल का नेगेटिव टर्मिनल कनेक्ट करते हैं। ये सर्किट पूरा हो गया। अब दूसरा बी और डी के बीच में एक गैल्वेनोमीटर लगाना है, तो बी से हमको एक गैल्वेनोमीटर लगाना है। तो एक तार हमने लिया, इस तार में अपन इस तरीके से मान सकते हैं, तो ये हमने यहाँ से तार लिया और इसमें एक गैल्वेनोमीटर जोड़ दिया जी, और इस गैल्वेनोमीटर को किससे जोड़ते हैं, अब की से जोड़ना है। तो की जगह हम एक स्टिक लेते हैं जो की का काम करती है। इस स्टिक को बोलते हैं जॉकी। जॉकी क्या है, तो एक ऐसा मान के चलिए, एक पेन है, इस टाइप में रहता है जनरली। तो ये ऊपर इंसुलेटर है, प्लास्टिक है, बीच में एक मेटेलिक रॉड पड़ी होती है, मेटेलिक रॉड पड़ी होती है, ऊपर पेच लगा था, वहाँ से तार कस दिया। इस तार को हम यहाँ पर कस देते हैं, नीचे मेटल लगी होती है, उस मेटल को इसके ऊपर हम कहीं पर भी टच करा सकते हैं, जहाँ चाहे हम पूरे वायर में कहीं पर भी उसको आगे पीछे स्लाइड कर सकते हैं। इसी इसको बोलते हैं स्लाइडिंग जॉकी। है तो की जनरली, और लेकिन वो स्लाइड कर सकते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं स्लाइडिंग जॉकी। तो एक जॉकी हम यूज़ करते हैं यहाँ पर जो स्लाइड कर सकती है, द स्लाइडिंग जॉकी। अब इस जॉकी को हम आगे पीछे कहीं पर भी शिफ्ट कर सकते हैं, और शिफ्ट करके हम क्या फाइंड करते हैं, तो एक ऐसी पॉइंट फाइंड करते हैं जिसमें गैल्वेनोमीटर के अंदर कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं है। जो गैल्वेनोमीटर है, जो हमारे पास धारा मापी, उसके अंदर किसी भी टाइप का कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं है। डिफ्लेक्शन ही इसका मतलब क्या है, देयर इज नो करंट इन द गैल्वेनोमीटर। और जब गैल्वेनोमीटर में कोई करंट नहीं है, तो ये उसकी कंडीशन आ गई व्हीटस्टोन की। उस केस में जिस पॉइंट को ये टच करता है, दैट पॉइंट इज सेड टू बी डी। वो हिस्सा है वो डी कहलाता है।
अब हमने माना ए से लेकर डी तक का जो पोर्शन है, द लेंथ ऑफ द वायर एट दिस पोर्शन इज एल। यहाँ से यहाँ तक की जो भी लेंथ है वो हमने एल मान ली। लेंथ जो लेनी है हम किस में लेनी है, सेंटीमीटर में। तो रिमेनिंग लेंथ जो बची हुई लंबाई है वो क्या बचेगी, तो टोटल लंबाई हमारे पास 100 सेंटीमीटर है। द रिमेनिंग लेंथ इज सेड टू बी 100 माइनस एल इन सेंटीमीटर। तो ए से लेकर डी तक का जो पोर्शन है उसकी लंबाई एल है, बचे हुए की लंबाई कितनी है 100 माइनस एल। ये दोनों हम कहाँ से नाप लेंगे, तो ये स्केल से नाप लेंगे। स्केल हमको बता देगा इस जगह भाई आप टच कर रहे हो तो ये 25 सेंटीमीटर है, ये 28 सेंटीमीटर है, ये 30 सेंटीमीटर है। जहाँ पर भी किलोमीटर का 0 हो गया, अगर 30 सेंटीमीटर टच कर रही है तो बाकी 70 सेंटीमीटर बचा, 25 पर करी तो बाकी 75 बचा, 40 पर करी तो 60 सेंटीमीटर बचा। सीधा सीधा स्केल हमको रीडिंग देता है, हमको कोई इसमें दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अब उस केस में क्या करेगा, तो अकॉर्डिंग टू द गैल्वेनोमीटर, अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन, व्हीटस्टोन का जो सिद्धांत कहता है उस केस में ये वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा तो ये तो आर प्रतिरोध का काम करता है। ये वाला जो पोर्शन है वो कौन से प्रतिरोध का काम करेगा, पी प्रतिरोध का। ए से बी तक पी है, पी हो गया। तो ए से डी तक का जो पोर्शन है वो किसका काम करेगा, तो दिस बिहेव्स लाइक द रेसिस्टेंस ऑफ क्यू। तो ये वाला जो भाग है वो क्यू प्रतिरोध का काम करेगा। और द रिमेनिंग पोर्शन जो डीसी है, दिस बिहेव्स लाइक द रेसिस्टेंस ऑफ एस। तो ये वाला हिस्सा किसका काम करेगा, तो प्रतिरोध एस का काम करेगा। तो ए से लेकर डी तक का जो लंबाई है उसका प्रतिरोध तो क्यू हो जाएगा, और डी से लेकर सी तक की जो लंबाई है उसका प्रतिरोध कितना हो जाएगा, एस हो जाएगा। यहाँ तक की बात समझ में आ गई। तो इस काम क्या करना है, ये एपरेटस क्या है, तो एपरेटस में 1 मीटर लंबा तार यूज करते हैं, इसलिए हम इसको मीटर ब्रिज कहते हैं। तार किसका बना होता है, तो तार बना होता है किसी अलॉय का। अलॉय कौन सी है, या तो कॉन्स्टेंटन है, या मैग्नीन है, या नाइक्रोम है। ठीक है, ये हमने अलॉय क्यों लिए, तो अलॉय इसलिए लिए क्योंकि इस पर थर्मल का जो इफेक्ट होता है, करंट हम फ्लो करेंगे तो उसका जो इफेक्ट आएगा उसकी वजह से इसकी रेसिस्टिविटी में कोई बड़ा वेरिएशन नहीं आएगा, कोई बड़ा अंतर नहीं आने वाला है, इसलिए हम ऐसा यूज करते हैं। ठीक है, अब ये जो वायर हमने यूज लिया है वो यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का होता है, यानी अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल सर्वत्र एक समान होता है, यानी उसकी जो मोटाई है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक, ए से लेकर सी तक हर जगह एक बराबर रहेगी। ऐसा नहीं कहीं कम है या कहीं ज़्यादा है, तो यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का हो गया। ठीक है, टोटल लेंथ 1 मीटर है। अब इस केस में हम यूज करते हैं तो ये वाला हिस्सा ए से बी तक का, जो वहाँ पर हम एक ऐसा बॉक्स लगाते हैं जिसमें प्रतिरोध का मान हमको ज्ञात रहे, हमको पता रहे हमने कितना इसमें प्रतिरोध लगाया। तो नॉन रेसिस्टर है तो ये एक बंच ऑफ रेसिस्टेंस, प्रतिरोधों का एक समूह होता है, उस समूह में से हम जो चाहे वो निकाल सकते हैं। इसमें ज्ञात मान रहता है, वो पी का काम करता है। जिसकी गणना हमको करनी है वो प्रतिरोध हमारा आर का काम करेगा। ठीक है, अब जॉकी को आगे पीछे हम स्लाइड करते हैं, टहलाते हैं और ऐसी पोजीशन फाइंड करते हैं कि गैल्वेमीटर के अंदर डिफ्लेक्शन 0 हो जाए। जो गैल्वेमीटर है उसके अंदर डिफ्लेक्शन 0 हो जाए, इसका मतलब है कि उतने हिस्से में कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा है। इतने हिस्से में कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा है, इसका मतलब है कि ये हिस्सा बैलेंसिंग पोजीशन को रिप्रेजेंट करेगा। तो उस केस में ए डी जो पोर्शन है जिसकी लेंथ एल है वो तो क्यू प्रतिरोध का काम करेगा, और डी सी पोर्शन है जिसकी लेंथ रिमेनिंग 100 माइनस एल सेंटीमीटर है वो एस प्रतिरोध का काम करेगा। ठीक है, अब इसकी सहायता से अब हम जो अज्ञात प्रतिरोध है आर उसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S। P अपॉन Q की वैल्यू किसके बराबर है, तो R अपॉन S के बराबर है। P हमको पता है कितना है, S है जिसकी हमको गणना, उसकी P हमको पता है और R की हमको कैलकुलेशन करनी है। तो दिस इम्प्लाइज दैट R इज इक्वल टू, तो P इंटू एस अपॉन क्यू। R किसका काम, R की वैल्यू कितनी हो जाएगी, P इंटू एस अपॉन क्यू। इज दैट क्लियर। अब P तो हमको पता है, ये हमको वैल्यू पता है, कौन बता रहा है, और रेसिस्टेंस बॉक्स बता रहा है, R भी बता रहा है। अब S और Q के बारे में बात करेंगे, तो S और Q की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो अब यहाँ पर हमको क्या काम करना है ध्यान से समझेंगे। तो वी नो दैट फॉर्मूला हमने पढ़ रखा है, क्या पढ़ रखा है, तो रो इज इक्वल टू आर ए अपॉन एल। तो रेसिस्टिविटी है यानी प्रतिरोधकता है या विशिष्ट प्रतिरोध है, उसकी वैल्यू आर ए अपॉन एल के बराबर होती है। आर तो प्रतिरोध है यानी रेसिस्टेंस, ए क्रॉस सेक्शन एरिया है यानी अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, और एल है उस तार की लंबाई। तो उस केस में आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आर इज इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए। इस तरीके से कर लेंगे। तो ध्यान दीजिए कंडीशन, इफ
L इज इक्वल टू एल, L इक्वल टू एल, मतलब इस फॉर्मूले के लिए हम L की वैल्यू मान लेते हैं कि L लंबाई के बराबर है, तो देन R यानी जो प्रतिरोध है वो किसके बराबर हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू Q। इज दिस, इतना बात समझ में आ गई। तो A से लेकर D तक का जो भाग है, A से लेकर D तक का जो पोर्शन है उसकी लंबाई L है, तो उसका प्रतिरोध हमने कितना माना है डायग्राम में, वो Q माना है, तो R की वैल्यू Q के बराबर हो जाएगी। फॉर्मूले वैल्यू पुट करेंगे तो रो, क्योंकि तार एक ही धातु का बना हुआ है इसलिए नियत है A, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल एक समान है इसलिए नियत है, तो रो की वैल्यू भी कांस्टेंट है और A की वैल्यू भी कांस्टेंट है। R की वैल्यू यानी Q की वैल्यू निकाल सकते हैं, देन Q इज इक्वल टू रो L अपॉन A, ठीक है। सिमिलरली अब सेकंड अगर हम पोर्शन करें, इफ लेंथ कितनी है 100 माइनस L, अब जो D से लेकर C तक का भाग है उसकी लंबाई कितनी है 100 माइनस L सेंटीमीटर, तो देन रेसिस्टेंस किसका काम कर रहा है, यहाँ पर हमने रेसिस्टेंस दिया S। नाउ वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, S इज इक्वल टू, तो रो कांस्टेंट है, धातु वही की वही है, हमने मटेरियल चेंज नहीं किया, और लेंथ बदल के कितनी हो गई 100 माइनस L अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ऐसा का वैसा ही है। तो अननोन रेजिस्टेंस Q और S इन दोनों की वैल्यू हमने यहाँ से कैलकुलेट, यहाँ से हमने निकाल ली, Q की वैल्यू आ गई, S की वैल्यू आ गई, ये दोनों वैल्यू हम यहाँ पर लगा दें। वैसे हम चाहें तो इनको कैलकुलेशन करके कर सकते हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि हमको ये वैल्यू भी निकालने की ज़रूरत नहीं रहती है। कैसे नहीं रहती है तो ध्यान देंगे। अब हम ये वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे, तो नाउ निकालना क्या हमको, R इज इक्वल टू P नॉन है, हमको पता है कितना है, S हमने फॉर्मूले से अभी सॉल्व किया, कितना आया, तो S इक्वल टू रो इंटू 100 माइनस L अपॉन A, टोटल का डिवीजन Q, और Q की वैल्यू हमने अभी सॉल्व कर दी, तो रो इंटू L अपॉन A। तो यहाँ रेशनल क्वांटिटी अनुपात हुआ है, तो A से A कट जाएगा और रो से रो कट गया, क्या बचा, तो बचा हमारे पास P, ऊपर कितना बचा 100 माइनस L और नीचे कितना बचा L। तो इस तरीके से हम R जो अननोन रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, कितनी हो सकती है, तो 100 माइनस L अपॉन L इंटू P। तो ये अज्ञात प्रतिरोध का मान हमने ज्ञात कर लिया। ऊपर 100 माइनस L लंबाई है सेंटीमीटर में, नीचे L लंबाई है सेंटीमीटर में, रेशनल क्वांटिटी होगी, अनुपात हो गया, तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट गया, केवल क्या बचा P, और P क्या है, प्रतिरोध बक्स से लिया गया प्रतिरोध, इसलिए इसका मात्रक क्या होगा, दिस इज O। तो इस तरीके से हम मीटर सेतु जो उपकरण है उसकी सहायता से केवल हमको क्या चाहिए, हमको कुछ नहीं चाहिए, इसमें से एक प्रतिरोध हम निकाल लेंगे, उसके लिए संतुलन की लंबाई याद कर लेंगे, केवल L चाहिए और यहाँ से प्रतिरोध चाहिए, यहाँ से प्रतिरोध निकाल लिया, 2 ओम 4 ओम 10 ओम 5 ओम जो चाहिए हमने वो निकाल लिया, और इसको आगे पीछे टहला के बैलेंस कर लिया। जहाँ पर गैलोमीटर में करंट 0 है उस केस में उसकी लंबाई जो कहलाएगी वो L कहलाएगी, रिमेनिंग 100 माइनस L आ जाएगी। फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है और ये R है, इसकी वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से अननोन रेजिस्टेंस R की गणना हम यहाँ से कर सकते हैं। तो ये जो उपकरण है, जो एपरेटस है, उसका नाम है मीटर ब्रिज, और इस मीटर ब्रिज का किस प्रिंसिपल पर काम करता है, तो प्रिंसिपल है इसका व्हीटस्टोन। तो 2-3 बातें इससे ध्यान से हम समझेंगे। क्या क्या पूछा जाता है, एक तो मीटर ब्रिज किस प्रिंसिपल पर काम करता है, तो उसका आंसर क्या होगा, तो दिस वर्क ऑन द बेस ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। यह उपकरण व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर काम करता है, पहली बात। दूसरी बात इसका नाम मीटर सेतु क्यों है, क्योंकि इस उपकरण को बनाने के लिए 1 मीटर लंबाई के तार का प्रयोग किया जाता है, इसलिए इस उपकरण को हम मीटर सेतु या मीटर ब्रिज कहते हैं। लेंथ कितनी है वायर की, 1 मीटर है, दूसरी बात। तीसरी बात, ये जो वायर यूज किया गया है वो किस चीज़ का बना है, तो वायर बना है किसी मिश्रित धातु का, अलॉय का है। वो कॉन्स्टेंटन भी हो सकती है, वो मैग्नीन भी हो सकती है, वो नाइक्रोम भी हो सकती है। जनरली ये यूज होती है, इसके अलावा और भी कुछ हो सकती है। जनरली जो इंडिया में हम यूज करते हैं एपरेटस, इन 3 अलॉय का यूज होता है, ठीक है। चौथी बात इसमें क्या है कि इसकी सहायता से हमको ज्ञात क्या करना है, तो ज्ञात करना है एक अज्ञात प्रतिरोध, ठीक। कैसे ज्ञात करना है, तो उसकी वर्किंग ये है। वर्किंग में क्या, केवल हमको RV यानी जो रेजिस्टेंस बॉक्स है उसमें से एक प्रतिरोध हमको निकालना है। हमारे पास
1 से लेकर 100 ओम, 200 ओम, 500 ओम तक के उसमें कई सारे प्रतिरोध हैं। जैसे हम आरबी जोड़ रहे हैं, तो जैसा हम जोड़ रहे हैं उसमें से वो प्रतिरोध की हमने कुंजी बाहर निकाली, वो की प्लग आउट कर ली। इसका मतलब ये हमें सर्किट में इतना प्रतिरोध लग गया, वो पी की वैल्यू है, वो नॉन है, ज्ञात है। कहाँ से निकाली हमने? आरबी में से। उसके अलावा उसके ऊपर हम इस जॉकी को आगे पीछे टहलाएंगे और ऐसी कंडीशन लेकर आएंगे गैल्वेमीटर में कोई डिफ्लेक्शन ना हो। तो गैल्वेमीटर में डिफ्लेक्शन कैसे होता है? तो गैल्वेमीटर क्या होता है? एक ऐसा उपकरण रहता है, जैसे घरों में आपने एमीटर वोल्ट मीटर देखे हैं। तो एमीटर वोल्ट मीटर में 0 यहाँ पर होता है और इधर की तरफ रीडिंग बढ़ती जाती है, वो सुई इस तरह से रहती है। लेकिन गैल्वेमीटर में थोड़ा सा कंडीशन अलग होती है, उसमें सुई ठीक बीच में रहती है और यहाँ पर 0 होता है। इधर रीडिंग होती है 1 2 3 4 5, कुछ भी हो सकती है, इधर ही 1 2 3 4 5। इसका मतलब है अब ये जो सुई है, ये जो की है, जो निडल है, वो डिफ्लेक्ट करती है, या तो इधर डिफ्लेक्ट करेगी या इधर डिफ्लेक्ट करेगी। तो ये जो गैल्वेमीटर होता है आगे अपन चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, इसका कंस्ट्रक्शन, इसकी वर्किंग, सब कुछ अभी अपन केवल समझने के लिए समझ सकते हैं। तो ये किसी भी सर्किट में करंट की प्रेजेंस को रिप्रेजेंट करती है, एक बात। दूसरी बात, करंट की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती है। और तीसरी बात, करंट की वैल्यू को रिप्रेजेंट करती है, कितना अमाउंट करंट सर्किट में बह रहा है। अगर लेफ्ट टू राइट सर्किट में करंट जा रहा है तो की इधर डिफ्लेक्ट हो जाएगी, और करंट का राइट टू लेफ्ट जा रहा है तो की का डिफ्लेक्शन इधर हो जाएगा। तो करंट की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, की डिफ्लेक्ट हो रही है तो उसकी प्रेजेंस को रिप्रेजेंट करता है कि सर्किट में कोई ना कोई करंट है। अगर डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है, इसका मतलब सर्किट के अंदर कोई भी करंट नहीं है। किधर जा रहा है उसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती है, और कितनी वैल्यू है तो उसकी रीडिंग बता देती है, कितनी वैल्यू इसके अंदर करंट की जा रही है। तो अगर हम इसमें क्या करते क्या है, तो वर्किंग करने में जो प्रैक्टिकली काम है हमारे पास, वो ये है कि इस जॉकी को हमने पकड़ा, तार लगा हुआ है, तो सबसे पहले ए पर हम टच करते हैं, तो हम देखते हैं कि इसके अंदर सुई एक साइड में जानी चाहिए। फिर हम इसको सी पर टच करते हैं, तो सुई का डिफ्लेक्शन फिर होना चाहिए, लेकिन पहले से अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए। अगर सेम डायरेक्शन में जा रहा है तो इसका मतलब सर्किट में हमने कोई ना कोई एरर कर रखी है, कोई ना कोई उसमें करेक्शन करना पड़ेगा। तो चाहे कोई स्क्रू है वो ढीला हो सकता है, चाहे हमने जो तार लगाए हैं वो हो सकते गलत तरीके से लगाए हों। तो इस तरीके से पहले अपन एक्सपेरिमेंट जब करेंगे, प्रैक्टिकली करेंगे, तो उसमें समझेंगे। तो पहला काम ये है कि एक बार ए पर लगाते, एक बार सी पर लगाते, तो डिफ्लेक्शन निडल का दोनों साइड में हो रहा है। इसका मतलब है कि बीच में एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा। तो उस पॉइंट को हम धीरे धीरे बढ़ाते हुए यहाँ पर लेकर आकर यहाँ पर ऐसे ऐसे धीरे धीरे आगे पीछे टच करते जाते हैं, और टच करते जाते हैं, ऐसी पोजीशन फाइंड करते हैं जहाँ पर कोई डिफ्लेक्शन नहीं है। जिस जगह नहीं है उस स्केल हमको बता देता है कि इतने सेंटीमीटर पर डिफ्लेक्शन नहीं है। तो एल हो गई, इधर से बचेगी, वो कितनी बचेगी? 100 माइनस है। इस तरीके से हम वैल्यू निकाल सकते हैं, और उसकी हेल्प से हम इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। बात समझ में आ गई? तो ये हो गया आपका मीटर ब्रिज। ठीक है, आगे अपन इस मीटर ब्रिज के कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, उनके ऊपर डिस्कशन करेंगे। और उसके बाद आपका जो पोर्शन है वो है आपका पोटेंशियोमीटर, और पोटेंशियोमीटर के 2-3 एप्लीकेशन है। 6-7 एप्लीकेशन थे, उसमें से कुछ रिड्यूस कर दिए नए सिलेबस में, कुछ ही एप्लीकेशन बची, उनके बारे में अपन काम करेंगे। ठीक है, थैंक यू।